हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए अमिताभ मुखर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेशन 2026-27 का सीरीज। आज आपके लिए पहला क्लास लाया हूं और पहला जो क्लास होगा ये हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, that is Indian economy on the eve of independence. Before that बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लास 12 में आपको जो पढ़ाई करनी है इकोनॉमिक्स में वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स का। दोनों बहुत कंसेप्चुअल है, खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा बहुत रटने का भी चीज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स रटने के साथ साथ कंसेप्ट भी बहुत मायने रखता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसेप्ट थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन याद रखने, मेमोराइज करने की चीजें बहुत ज्यादा है। और दोनों ही मार्क्स फेचिंग है। बच्चे 80 में 80 लाते हैं, 80 आउट ऑफ 80 कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी ला सकते हो। आप हमारे क्लासेस को फॉलो करोगे। वीक में 2 क्लासेस आएंगे आपके पास, एक थर्सडे को आएगा और एक सैटरडे को आएगा, ये कंफर्म हो गया। एक थर्सडे और एक सैटरडे। और अकाउंटेंसी के लिए जो क्लासेस आएंगे वो वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये दोनों दिन आपको अकाउंट्स का क्लासेस मिलेगा क्लास 12 के लिए और 2 क्लासेस मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे क्लासेस को अटेंड करेंगे और कोई भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख करके मुझे भेजिएगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपको वो सारा नोट्स भेज दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है फॉर सेशन 26-27। द चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो देखो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बेसिकली सीबीएसई आपसे क्या डिमांड करती है, बहुत ध्यान से समझना है ना। हर एक चैप्टर में बाबू इस चीज को पकड़ो कि सीबीएसई मांग क्या कर रही है, डिमांड क्या करती है इस चैप्टर से। सीबीएसई ये चाहती है कि स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में नॉलेज हो किस बात का, कि जब कॉलोनियल पीरियड हमारा खत्म हुआ, ठीक है ना, अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए 1947 में, उस वक्त इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, उस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, उस वक्त फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था, उस वक्त ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया का कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या पोजीशन था। ये 6 चीजों के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने बोला कि आपको चाहिए ये जानकारी कि एग्रीकल्चर का क्या हाल था उस समय। नंबर 2, इंडिया का इंडस्ट्रीज का क्या पोजीशन था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा था। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। नंबर 4 की बात करें तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ठीक है ना, पॉपुलेशन, हाई डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब का क्या पोजीशन था। नंबर 5, फॉरेन ट्रेड का क्या पोजीशन था, फॉरेन ट्रेड का हालत कैसा था। नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो इन सब का अगर आपको नॉलेज हो गया बढ़िया से इस चैप्टर में, तो समझ लो तुमने बाजी मार लिया। और बहुत अच्छे से आप हमारी बातों को सुनेंगे, एक नोट कॉपी रखेंगे, एक पेन रखेंगे, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बात ऐसा है, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं चैप्टर का, कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, हमें ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो उस वक्त हमारे इकोनॉमी का क्या हाल था। बाबू, उस वक्त का हाल अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें जानना जरूरी होता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले का हालत कैसा था,
तब ना तुम कंपैरिजन कर पाओगे। यस सर, बिल्कुल सही। तो उस वक्त जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं थे तो हमारा जो इकोनॉमी था, इंडियन इकोनॉमी, उसको हम कहते थे कि इंडिपेंडेंट था, है ना, किसी के अधीन नहीं था, इंडिपेंडेंट था। दूसरा, सेल्फ रिलायंट था। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है बच्चों, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। मैं यहां लिख दूं, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है, हम किसी दूसरे कंट्रीज पे अपने फूड क्रॉप्स या अपने क्लोथ्स या अपने डेली यूज की चीजों के लिए डिपेंडेंट नहीं थे, हम अपने ही यहां वो सारा चीज बना लेते थे। और प्रॉस्पेरस था, प्रॉस्पेरस था। ठीक है, प्रॉस्पेरस यानी हरा भरा था, फ्लरिश कर रहे थे हम हर एक सेक्टर में। इसलिए इंडिया को उस समय, आपने सुना होगा कि इंडिया के लिए एक बहुत फेमस टर्म आता है, सोने की चिड़िया। इसलिए लोग इंडिया को सोने की चिड़िया समझते थे। ठीक है, अब अंग्रेजों का गंदा नजर जो है ना वो इंडिया पे पड़ गया। अब देख हुआ क्या ना कि ब्रिटेन में, उस समय ब्रिटेन कहते थे हम लोग इंग्लैंड को, तो ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे थे ब्रिटिशर्स अपने यहाँ, यानी ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को उनको फ्लरिश कराना था, उनको ग्रोथ कराना था। तो जरा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर इंडस्ट्री को ग्रो कराना है तो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? दो चीज जरूरी होता है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए तो एक तो आपको समय पे और इन एबेंडेंस आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सही। और दूसरा, जब आप इंडस्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर कर लोगे तो उसको सेल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्या चाहिए आपको? मार्केट चाहिए होता है। तो ब्रिटिशर्स को इंडिया में ये दोनों चीज दिख गया कि इंडिया का एग्रीकल्चर इतना अच्छा है, इतना फ्लरिश्ड है, इतना बड़े पैमाने पे होता है, तो हम आसानी से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए हम इंडिया में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि हम, मतलब ब्रिटिशर्स, अपने इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था उनके दिमाग में आया कि हम उन गुड्स को इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट है, इतना पॉपुलेशन है। बात आई समझ में? ये दो मकसद था ब्रिटिशर्स का कि इंडिया पे कब्जा कर लेना। अब एंटर तो कर गया, अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स बताता हूं, चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का। कौन सी लड़ाई बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इन्होंने ये लड़ाई लड़ा और जीत हासिल किया, और इंडिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगा। उसी समय से वो इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगा इस कंपनी के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का गठन किया और इस कंपनी के नाम से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू किया अप टू 1857 तक, और 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल शिफ्ट होकर के कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन में चला गया, ब्रिटिश क्राउन में चला गया। और इस तरह से अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स लगभग 200 साल, 200 इयर्स हमारे यहां राज किया, और इस दौरान इन्होंने हमारे इन सारे सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑक्यूपेशनल, डेमोग्राफिक, फॉरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सेक्टर को का सर्वनाश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिकल टर्म से इनको समझे कि इन 6 सेक्टर का सर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हालत था, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं
स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब जिसमें नो ग्रोथ, किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं था। एंड क्या था? एंड ये बैकवर्ड था। कैसे बैकवर्ड था? बैकवर्ड बच्चों हम उस कंट्री को कहते हैं, उस कंट्री को हम बैकवर्ड का तकमा लगा देते हैं जहां पे वो कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है और वहां इंडस्ट्री बिल्कुल ठप रहता है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल जीरो था, नाम के वास्ते था। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी उस समय जब कॉलोनियल पीरियड हमारा खत्म हुआ तो स्टैग्नेंट एंड क्या था? बैकवर्ड था। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब देखो, अंग्रेज जो है, अंग्रेज का मैंने आपको कहा कि अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि इंडिया में कब्जा करो और उनको रॉ मटेरियल सप्लायर बना दो, यानी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दो। और एक्सपोर्ट कहां? एक्सपोर्ट ब्रिटेन में वो करे, और इंपोर्टर बना दो फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसका बायर बना दो इंडिया को। ये टू फोल्ड मोटिव था ब्रिटिशर्स का, और इस मोटिव से इन्होंने इंडिया पे कब्जा किया और 200 साल तक राज किया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको आ गया समझ में। अब चैप्टर के मेन टॉपिक्स में आता हूं। बच्चों देखो, किसी भी कंट्री के ग्रोथ को अगर मेजर करना है ना, तो आपको मेजर करना पड़ता है उसके नेशनल इनकम को और उसके पर कैपिटा इनकम को। नेशनल इनकम यानी जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, अभी समझ लो जीडीपी मतलब नेशनल इनकम है। ठीक है, ठीक है। सवाल यह है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कभी भी इसका मेजरमेंट नहीं कराया, कभी भी नहीं, क्योंकि उनको इंडिया के ग्रोथ से मतलब ही नहीं था। लेकिन हमारे यहां भी कुछ बहुत बड़े विद्वान लोग थे, लाइक दादा भाई नेहरू जी, वी राव, विलियम डिब्बाई, ठीक है, फिनले शीरस, ऐसे कई सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने बलबूते पे, इंडिविजुअल लेवल पे इस काम को किया, यानी हमारे नेशनल इनकम को मेजर किया, हमारे जीडीपी को मेजर किया। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मेजरमेंट माना गया वी.के.आर.बी. राव का। बहुत बड़े स्कॉलर थे ये वी.के.आर.बी. राव, इनके मेजरमेंट को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या मेजर किया? अगर इन सब का एवरेज ले ले तो उस समय देखा गया कि इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ था वो लेस देन 2%। समझ लो, ये बैकवर्ड कंट्री का निशानी है, लेस देन 2%। और जो पर कैपिटा इनकम था वो तो 0.5% से भी कम था उस पे ग्रोथ। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं। तो टॉपिक क्या है? लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, no sincere and systematic attempts were made by the Britishers to estimate India's national income. कभी भी ब्रिटिशर्स ने sincere effort नहीं दिया। Some individual attempts were made by experts such as William Digby, Finlay Shearers, Dadabhai Naoroji, Wadia and Joshi, K.T. Shah, Dr. V.K.R.B. Rao, N.R.C. Desai। इसमें से मैंने क्या बोला? सबसे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट किनका माना गया? वी.के.आर.बी. राव जी का माना गया। वी.के.आर.बी. राव जी का, ये देखो आपके स्क्रीन में इनका मैंने पिक्चर दिया है, इसको ध्यान से देखो, इनका फोटो वी.के.आर.बी. राव का। ठीक है, इनको मैं प्रणाम करता हूं, वाकई में बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इन सब का अगर मैं एस्टिमेट करूं, अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं, तो जीडीपी ग्रोथ वाज लेस देन 2% निकाला गया और पर कैपिटा इनकम वाज लेस देन 0.5%। गॉट इट बच्चों? तो देखो कितना कम था। अब सवाल है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मेन कॉजेज ऑफ द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। स्टैग्नेशन का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है लंबे समय तक के लिए, उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो बिल्कुल स्टैग्नेंट था। उसके कारण क्या क्या थे, आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, इससे क्वेश्चन सीबीएसई जरूर पूछता है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। सबसे पहला है
लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब, रेवेन्यू मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है, एक तरह का टैक्स होता है जो अंग्रेजों को लेना था फार्मर से। जब अंग्रेज फार्मर से सीधे टैक्स लेने गए तो इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया, मार के भगा दिया। तो अंग्रेजों ने एक मिडिल मैन बनाया जिनको जमींदार बोला गया, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जमींदारी सिस्टम यहां से लागू हो गया। अंग्रेजों ने जमींदार को यह ड्यूटी दिया कि तुम किसानों से लगान लो, रेवेन्यू लो, टैक्स लो, और उसमें से इतना पोर्शन, उसमें से अंग्रेजों ने एक फिक्स कर दिया कि आपको मुझे इतना रुपया देना है, बाकी आप जितना ज्यादा ले सको किसानों से लेकर खुद रखो। जमींदारों को यह मौका मिला। जमींदार किसानों से लेते थे 50 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अंग्रेजों को देते थे टैक्स 10 रुपया, 40 रुपया अपने पास रखते थे और लैविश लाइफ लीड करते थे। बात समझ रहे हो? और किसानों के पास बचता था केवल, मान लो किसान 100 रुपया कमा रहा है तो बहुत कम पैसे उसके पास बचते थे, और वो जो पैसे बचते थे किसान उसको खाने पीने में ही खर्च कर देते थे। तो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता था, और जमींदार जो ज्यादा पैसा रखता था वो भी कभी खेतों में इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा, और इस तरह से एग्रीकल्चर हमारा धीरे 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 डिटोरिएट करता गया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में? जमींदारी सिस्टम चालू हुआ, नो इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने समझाया, ना जमींदारों ने इन्वेस्ट किया लैंड में, ना ब्रिटिशर्स ने किया, और ना ही किसानों के पास तो पैसे ही नहीं बचते थे, सारे खा जाते थे जमींदार, तो वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। नो इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, इस तरह से एग्रीकल्चर इंप्रूव होने की जगह डिटोरिएट करता गया। क्लियर है? नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। बाबू एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने या जमींदारों ने कभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं दिया। तो भारतीय फार्मर्स जो थे, इंडियन फार्मर्स वर फुल्ली डिपेंडिंग ऑन दी मॉनसून, रेन पे डिपेंड करते थे। और हम सबको पता है रेन अनसर्टेन होता है, भगवान का देन है, पता नहीं किस दिन ज्यादा बारिश हो जाए, कभी हो ही नहीं, और कभी थोड़ा कम बारिश हो जाए, सब भगवान की देन है। जिस साल अच्छी बारिश होती थी फसलें अच्छी उग जाती थी, जिस साल बारिश नहीं होती थी तो सूखा पड़ जाता था, किसानों को प्रॉब्लम था। तो ये एक तरह का एग्रीकल्चर को बोला गया गैम्बलिंग, बिकॉज रेन अनसर्टेन था, इसलिए एग्रीकल्चरल जो ऑक्यूपेशन था वो गैम्बलिंग की तरह था, कभी बढ़िया तो कभी खराब। ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों अनसर्टेनिटी। एग्रीकल्चर काफी अनसर्टेन था, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर डिपेंडेड ऑन मॉनसून, नो इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स साइड और फ्रॉम द जमींदार साइड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर, ऐसा कभी कुछ नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाबू यहां ध्यान से सुनना, इंडियन फार्मर्स ने जो है वो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि फूड क्रॉप्स वो ग्रो करवाते थे, जिसमें खुद खाते थे, जो बचा कुचा होता था वो मार्केट सरप्लस कहते थे, उसको मार्केट में बेच दिया जाता था, ठीक है, इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन अंग्रेज लोग क्या किया, कमर्शियलाइजेशन करा दिया, यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग को कन्वर्ट कर दिया कमर्शियल फार्मिंग में। इन्होंने किसानों से कहा कि फूड क्रॉप्स मत उगाओ। तुमको मैंने चैप्टर के शुरू में बताया कि अंग्रेजों का मकसद क्या था, कि भारत को, इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना, एक्सपोर्टर बनाना। कौन सा रॉ मटेरियल? वो रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होता है। तो किसानों को फोर्स किया गया कि आप जो है उन रॉ मटेरियल्स को उगाओ जो कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, और उनका नाम दिया गया कैश क्रॉप्स। तो किसान मजबूरी में कैश क्रॉप्स उगाने लगे, फूड क्रॉप्स की इंडिया में कमी हो गई, ठीक है। इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा हुआ ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को, इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कैश क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने लगे। कैश क्रॉप्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन ब्रिटेन, ब्रिटेन को फायदा हो गया। फेमिन्स आ गया, भूखमरी छा गया, क्योंकि तेरा फूड क्रॉप्स की कमी हो गई, इसकी प्रोडक्शन में कमी होने के कारण बहुत बड़ा भूखमरी इंडिया में छा गया, ठीक है। और भूखमरी, गरीबी के चलते एग्रीकल्चर और ज्यादा क्या हो गया, डिटोरिएट हो गया। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अंग्रेजों ने कहा इनसे उगाने, जैसे इंडिगो वगैरह, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना वो हमेशा कम हो जाता है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर ठप था और एग्रीकल्चर ठप हो गया।
फिर आता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और जाते जाते अंग्रेजों ने इंडिया का पार्टीशन करा दिया, एक नया कंट्री बना दिया पाकिस्तान। इससे क्या क्या नुकसान हुआ देखो ध्यान से। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जूट इंडस्ट्रीज, इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था जूट इंडस्ट्रीज, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात महाराष्ट्र में भी था। तो जब पार्टीशन हुआ ना, तो बांग्लादेश, जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, तो ईस्ट पाकिस्तान में इन जूट इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था। तो अब वो चला गया पाकिस्तान में, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लाइक जूट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है। दूसरा, लैंड शिफ्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मैंने कहा वहां चला गया। फूड प्रॉब्लम्स, अब इंडिया में फूड की कमी हो गई। कैसे, देखो दो जगह है, एक है वेस्ट पंजाब और सिंध, ये दो जगह को हम फूड ग्रेनरीज बोलते थे, मतलब यहाँ इन एबेंडेंस फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे। तो ये दोनों वेस्ट पंजाब और सिंध कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक नुकसान हो गया। दूसरा है लॉस ऑफ मार्केट। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत अच्छा काम करते थे, तो अंग्रेजों ने हालांकि इनका हालत भी खराब कर दिया था, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो सवाल है कि इंडस्ट्रीज को ना अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केट चाहिए होता है हमेशा। अब पार्टीशन से नुकसान ही हुआ, मार्केट छोटा हो गया, पाकिस्तान अलग कंट्री हो गया, तो वहां ये बेच नहीं सकते थे, इंडिया में ही बेच सकते थे, तो मार्केट इनके लिए कम पड़ गया। तो ये आपने सीखा कि मेन कॉजेज ऑफ द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। उम्मीद करता हूं इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो इस क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फॉरेन ट्रेड, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए होगा आज की पढ़ाई के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए हमारे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपना, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।